નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી અને તેમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો તેની અંદર પહેલો પાઠ છે જેનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી। તો આ અંતર્ગત જે પ્રશ્નો આપેલા છે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। તો પ્રશ્ન 1 છે कि बड़ों से पूछकर पता कीजिए कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। तो तेनो उत्तर જોઈએ। तो हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है, डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है, वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે कि आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। तीसरा प्रश्न, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है। तो मैं बड़ौदा में रहता हूँ, वहाँ का पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर 397074 है। चौथा प्रश्न, आपके घर डाक देने कौन आता है। तो हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। बीजो प्रश्न है कि डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो डाकिये से बातचीत। तो प्रश्न है कि डाकिये से आप डाक सेवा में कब से हैं। तो डाकिया कहता है कि मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। दूसरा प्रश्न, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती है। तब डाकिया कहता है कि इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है, इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है, नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। आगे का प्रश्न है कि आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है। तब डाकिया कहता है कि लोग हमारे आने का इंतजार करते हैं, हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। आगे है कि कुरियर वाले से बातचीत। और प्रश्न कुरियर वाले से कि अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है। तब कुरियर वाला अंकल कहता है कि काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है, पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। आगे का प्रश्न कि क्या आप अपने काम से खुश हैं। तब कुरियर वाला कहता है कि हाँ खुश हूँ, मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। आगे का प्रश्न, आपको क्या सुविधाएं मिलती है। तब कुरियर वाला कहता है कि हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है, कंपनी की तरफ से रेल यात्रा के और बस यात्रा के लिए पास मिलता है। तीजो प्रश्न के संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। तो અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે, એ ચિત્ર આપણે ધ્યાનથી જોવાના છે અને ત્યાર પછી એનું વર્ણન આપણે કરવાનું છે। તો જવાબ જોઈએ। संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था, फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के जमाने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। आज
कल डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। आज टेलीफोन संदेशा व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा भी हो गई है। इनसे संदेशा व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। चौथું છે કે सोचिए और लिखिए। એમાં પહેલો प्रश्न कि अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो उत्तर है कि मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही मित्र निखिल। दूसरा प्रश्न है कि तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो અહીંયા उत्तर તમે જોઈ રહ્યા છો। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, क्योंकि मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता हूँ। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। આગળનો પ્રશ્ન છે કે निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा, डेरी रोड, राजकोट, 27 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहां दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी को और चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ था। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। बीजो पत्र है कि बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28 नवंबर 2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8B। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिनों तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा
मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। ત્યારબાદ ત્રીજો पत्र है कि अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद। 15/10/2013। विषय है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है कि आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8। ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે डायरी के रूप में लिखिए। એમાં पहला प्रश्न કે किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। तो अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। बीजू, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, सांप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीजू छे अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही है। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरस हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का यह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाओ। इसका श्रेय मामा जी को है। सातमું છે કે નીચે दिए गई डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા એક ડાયરીનો અંશ આપેલો છે, એનું આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનું છે। તો જોઈએ। આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011। રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી। આનંદનો પાર ન હતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો। સ્કૂલમાંથી पर्यटનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ।
વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા. હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો. મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં. સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો. બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા. ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા. 8મો પ્રશ્ન છે, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए. पहला शब्द है अधीक्षक. तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक थे. बीजू प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला. तीजो शब्द है आयकर. तो आयकर छिपाना अपराध है. चौथो शब्द है प्रशासन. तेनु वाक्य जोई लिए. पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई. ત્યારબાદ અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, પોસ્ટ કાર્ડ એક આપેલું છે અને એના ઉપર તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર તમે જોયું ધોરણ 8ની અંદર પહેલો જે પાઠ છે જેનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી. તો આ સ્વાધ્યાય પોથીના બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો અવશ્ય આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, તમારા અન્ય મિત્રો સુધી આ વિડીયોની લિંક ઝડપથી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર જો નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી મળતી રહે. તો પાઠ 2ના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે કોઈક નવા વિડીયોની અંદર જોઈશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.